अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। अंबेडकर नगर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं दिल्ली में, और हमारे साथ संतोष स्वाइन जी मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे समय से जो है सक्रिय हैं। और क्या क्या भूमिका इनकी लॉकडाउन के दौरान रही है, जिस समय सरकार के द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए थे कोरोना महामारी के कारण और लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उस समय समाज सेवियों के द्वारा और सामाजिक संगठनों ने जो अपनी अहम भूमिका निभाई थी वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और उसी कोरोना काल के दौरान क्या क्या भूमिका संतोष स्वाइन जी की रही है समाज सेवी के तौर पे, आदित्य कुमार नवीन जी के साथ किस तरह से सामाजिक संस्थाओं के साथ इनने मिलकर जो सामाजिक कार्य किया है, लोगों की मदद करी है, लोगों तक सहायता पहुँचाने का काम किया है, उन सभी विषयों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं हुंकार का, जो समय समय पर जिन्होंने हमारी बातों को उन समाज के अंदर पहुंचाने में सहायता किया है। हम नहीं चाहते किसी तक ये बातें पहुंचे, क्योंकि हम इसको एक सेवा के तौर पे कर रहे हैं, मगर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हो सकता है इससे उत्साहित होकर ऐसे भी कई लोग हों जो करना चाहते हैं, वो भी सामने आए। तो बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका हुंकार के माध्यम से जो हमारा मैसेज जो लोगों तक जाता है। संतोष जी, कोरोना महामारी पिछले साल शुरुआत में जिस तरह से कोरोना महामारी ने भारत के अंदर फैलना शुरू किया और लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी। ऐसे में जो है कुछ सामाजिक संगठनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें समाज सेवी के तौर पे आप भी शामिल हैं। तो क्या भूमिका आपकी रही है कोरोना काल में, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, जब ये कोरोना आया हम इतना नहीं समझते थे कि ये ऐसा एक गंभीर रूप ले लेगा जी। बड़ा लाइट लेते थे, ठीक है, मगर जिस तरीके से इस महामारी ने दबोचा और जो माहौल बना, एक भयभीत माहौल बन गया, हम भी डर गए। एक भयावह माहौल को हमने अपनी आंखों से अब से जन्म तक में हमने कभी नहीं देखा था, और जिसका सामना छोटे से लेके बड़े लोगों को सबको झेलना पड़ा। और सरकार तो जो कर रही है, उन्होंने तो बस अनाउंसमेंट कर दिया कि ऐसा होगा, घर से नहीं निकलना, लॉकडाउन कर दिया, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र लगा दिया। ये सब आएगा कहाँ से? एक गरीब लोग यहाँ से कहाँ लेके, क्योंकि हम जानते जब स्कूल में बच्चे जाते थे, स्कूल में जो वो मांगते थे सैनिटाइज़र बच्चे लेके आना, हम बोलते थे क्या सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हो, 65 रुपये का 50 रुपये का आ रहा है छोटा सा। आज वो हर प्रत्येक घर में उस प्रत्येक बच्चे से लेके बड़े तक को से इस्तेमाल करना है। कितने टाइम में ख़त्म हो जाए, कब तक एक भयावह स्थिति होगी। अलग से लॉकडाउन के माहौल में एक अलग खर्चा हमारे ऊपर आ गया। तो इस बीच में समाज सेवा के तौर पे भाई आदित्य सक्रिय रहे हैं। भाई आदित्य कुमार नवीन इस चीज़ में सक्रिय रहे, उन्होंने बहुत योगदान दिया, और कई समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो हमें मौका मिला, और हमें पर्सनल भी, हमें जहाँ तक हमसे संभव हो सका, हमने लोगों के बीच में जा जाकर, चाहे वह खाने से संबंधित हो, स्टेशनरी मटेरियल से संबंधित हो, और चाहे वह बच्चों के खेलने से संबंधित हो, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी समय से घर में बंद हैं, उनका भी कोई देखने वाला नहीं है। घर में कहाँ तक बच्चे, ठीक है आप कितना ही खिला पिला के उन्हें खुश रखो, मगर एक बच्चों का माहौल अलग होता है। वहाँ तक एक छोटा सा गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन करने से संबंधित से लेकर, और जो कुछ हमसे संभव हो सका हमने उन समाज सेवाओं करने वालों के साथ मिलकर, और अपने आप जितनी हमारी क्षमता थी हमने करने की भरकस प्रयास करा। जैसे कहते हैं कि कोई जख्म होता है तो उसको भरने में थोड़ा समय लगता है, कि ऐसा नहीं कि जख्म एकदम से भर जाए, थोड़ा धीरे धीरे जख्म भरता है। वैसे ही ठीक कोरोना महामारी आई, हालांकि अभी कोरोना जो है अभी उस पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जख्म हैं जो अभी भरे नहीं हैं। यानी कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन अभी भी जो है बहुत ही ख़राब है। तो ऐसे में क्या भूमिका आप लोगों की अभी चल रही है? जैसे कि कोरोना काल में ही आप लोग सहायता करते रहे, या फिर अभी भी आप लोगों की सेवा जारी है? सर, जख्म, जैसे आपने कहा जख्म की बात है, जख्म एकाएक भरता नहीं है। और अगर अभी की बात करें तो हम जिस भी इंसान से मिलते, जिस व्यक्ति से, जो चाहे हमारे सर्कल में हो चाहे गैर, किसी से अचानक बात हो जाती है तो सब मायूस हैं। हम कह सकते हैं माहौल ठीक हो रहा है, मगर माहौल कोई ठीक नहीं हुआ है अभी। हो सकता है केसेस कम हो गए हों,
मरीज कम हो गए हों, इलाज अच्छा हो गया हो, मगर जो आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंची है वो एक भयावह स्थिति ला चुकी है एक परिवार के लिए। एक परिवार में यदि 4 जॉब करने वाले होते, चारों की जॉब चली गई है। यदि 4 में से 3 की जॉब चली गई, यदि एक है तो वो जहाँ से 4 से वो कमा के अपना साधन करता, राशन लाता, किराया देता, अपना कन्वेंस उसमें से करता, वो आज घर की एक आदमी से कमाने से नहीं पूरी हो पा रही है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कोई सहूलियत तो नहीं है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी चीज़ को एक सब्सिडी देकर, डिस्काउंट देकर फ्री कर दिया हो। दाम अपनी जगह चरम सीमा पर है, आमदनी घट गई, रोजगार घट गया है, परसेंटेज बहुत घट चुकी है, जीडीपी डाउन हो गई है। इन सब माहौल के अंदर एक गरीब परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार एक ऐसी स्थिति में आप पहुंचा है, उसके खाने के लाले पड़ चुके हैं और हर इंसान कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट किस्तों में मध्य वर्गीय परिवार करता है, वो अर्ध में लटक गया है। मेरे जानने वालों में एक भाई के पास गाड़ी थी, किस्त ना देने के कारण वो गाड़ी वापस ले गए। तो ऐसी भयावह स्थिति, अब गाड़ी वापस ले वो भाई करेगा क्या? अब कहीं मोमो का ठेला लगा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसे नया नया स्टार्ट कर रहा है, बहुत सारी मुसीबतें उसको उठानी पड़ रही है। एक आम आदमी एक चाहे तो अगर मोमो का ठेला लगा के बेचना चाहे, इस सिस्टम हमारा इतना ख़राब, वो बेच नहीं सकता, तो उसको 4 जगह कहीं ना कहीं कमीशन देने पड़ते हैं। तो मैं किसी को सलाह भी नहीं दे सकता कि नया काम शुरू कर लो। जैसे शुरू करेगा, बाहर रोड पे जाते ही इतने महकमे हैं, वो कहाँ कहाँ देगा, हमारी सोच से बाहर है। तो ऐसे में अभी जो आप लोगों की सेवा है जारी है या फिर आप लोग अब जो सेवा बंद कर चुके हैं इस समय? जैसे आपने कहा जख्म भरता है, टाइम लगता है, तो हमने क्या करा, हम रुके नहीं। हमसे अब तक भी जो भरकस प्रयास हो रहा हम अभी भी कर रहे हैं। अभी भी लास्ट दिनों में मास्क भी बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र भी बांट रहे हैं, अभी जितना हो सकता है थोड़ा बहुत राशन भी हम लोग दे रहे हैं। और अभी बीच में हमने कंबल और कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूशन किए, बच्चों को भी लास्ट टाइम में हमने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन किए। तो अभी हाल चल रहा, अभी भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर कुछ और समाज से भी हमारे साथ जुड़ते हैं या कुछ करना चाहते हैं, हम उनको भी जोड़कर कुछ करना चाहेंगे। और अभी भी हम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम करेंगे। नए साल के शुरुआत से ही देखा जा रहा था कि पूरी दिल्ली एनसीआर में आप समाज सेवी के द्वारा जो है बच्चों को जो है गिफ्ट वितरण किए जा रहे थे, उपहार दिए जा रहे थे। तो कोरोना काल के बाद जैसे कि बच्चे घरों में बंद थे, लॉकडाउन के अंदर बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते थे, ऐसे में आपके द्वारा उनको खिलौने दिए गए। तो किस तरीके की स्थिति बच्चों के, मतलब किस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिली, बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? देखिए, बच्चे जो है हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे हमारे भी हैं। हम घर में कितना ही खुश कर लें, कितने अच्छे से रह लें, कितने अच्छा खा लें, बच्चों का जो एक माहौल होता है ना, बच्चों के बीच में ही होता है। बच्चे आज घर के अंदर बंद है, स्कूल जा नहीं रहे हैं, बाहर कॉलोनी में खेल नहीं सकते, सब डरते हैं और सब ने अपने बच्चों को घर में रोका है किसी भी माध्यम से। और बच्चा हमेशा जिद करता है या रोता है, माँ बाप क्या करते हैं, उसे टॉफ़ी, चॉकलेट या कोई गिफ्ट के माध्यम से कोई एक प्रॉमिस कर देते हैं, बच्चा शांत हो जाता है। मगर यहाँ तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब कुछ बचा ही नहीं तो इसको एक हमारे जहन में आया, एक दिमाग के अंदर आया, क्यों ना बच्चों के लिए ऐसा कुछ किया जाए। तो बच्चे बाहर निकलकर थोड़ा सा उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि अगर बच्चे आज सहम गए तो हमारा भविष्य नहीं पर टिका है। तो हमने क्या करा, हमने उन गिफ्ट बॉक्सेस के हिसाब से उनको तैयार कर इन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और जब हम बच्चों के बीच में सेवा को लेकर पहुंचे, बच्चे तो बच्चे, बड़े पेरेंट्स भी बहुत उत्साहित हो गए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसने किसी ने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। हमने उस चीज़ की पहल कर उनके बीच में जब गिफ्ट को दिया, चाहे गिफ्ट कुछ भी हो, बच्चों के लिए उपहार ही होता है। उन्होंने उसकी ना तो उसको तोल मोल किया कि कितना महंगा कितना सस्ता, उन्होंने खोल कर उनको जो चेहरे में जो स्माइल आई है ना, हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। बड़े मतलब अच्छा लगा कि हाँ, ये सेवा एक बहुत ज़रूरी थी जो हम बच्चों के बीच में कर पाए। अच्छा सर, देश का अन्नदाता किसान आंदोलन, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? सर, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब, मैं क्या, देश का कोई भी इंसान समर्थन में ही रहेगा। तो आज उन्हीं अन्नदाताओं को देशद्रोही कहा जा रहा है
और उनके खिलाफ़ जो है देखा जा रहा है कि जिस तरह से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, उनके खिलाफ़ एक मतलब मुहिम चलाई जा रही है। और लाल किले पे जिस तरह से 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, कहीं ना कहीं किसानों को उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, ये प्रशासन क्या करता है, किस प्रकार से प्रशासन का अपना तौर और तरीका है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं किसी पर कट्टु वचन को उपयोग करूँ या बोलूँ। मैं एक आम नागरिक, एक भारत का नागरिक होने के नाते किसान जो हमारा अन्नदाता, हमारी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो परसेंटेज है वो किसान है। हमारे बाप दादा किसान हैं और हर घर में कोई ना कोई किसान है। इस किसान, ये वही किसान है जिसने लॉकडाउन में बाहर निकलकर, जहाँ सब अपने घर में थे, हरी सब्जियां ठेले के माध्यम से मुहिम कराई। घर घर तक हमने तो अपने घर से बाल्टियां लटकाकर हरी हरी ताज़ा ताज़ा सब्जियां खाई हैं। हम उस किसान को नमन करते हैं, उनकी मेहनत को, जिन्होंने ढाढ़स बांधते निडरता के साथ खेत में काम किया और हम तक उस हरी सब्जी को पहुंचाया। और दूसरी बात, जो आज किसान के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, या जैसे अभी तीनों बॉर्डर जो टीवी में देखने को मिलता है, तीनों बॉर्डरों पर सील कर दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए। और अभी हमने देखा भाले, तीर या कील, बड़े मतलब समझ में नहीं आ रहा है चीन बॉर्डर है या पाकिस्तान बॉर्डर है। अगर ये चीन में इस तरीके से लगा दिया जाता तो चीन से भारत प्रवेश नहीं कर पाता, और पाकिस्तान बॉर्डर पे ऐसी तैनाती कर दी जाती तो कोई अंदर नहीं प्रवेश कर पाता। किसानों को, उन्हीं अन्नदाताओं को देशद्रोही कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख लगता है, हृदय से हम रो रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि ये सब क्या है। हमें हमारी समझ से बाहर, हम भावुक हो गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है। बस हम किसानों के साथ खड़े हैं, एक अच्छे निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमारे किसानों के फेवर में आए, हमारे भारत देश के किसानों के फेवर में आए, हमारे भारत देश के लिए जो आगे के लिए एक रणनीति अच्छी तैयार हो। और ये जो तरीका खालिस्तानी बताया जा रहा है, उन्हीं को जो अन्नदाता हैं हमारे, बड़ा बुरा लग रहा है इन चीज़ों को सुनकर। हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी जो देख रहे हैं, ऐसे अगर ये खालिस्तानी है तो आम जनता इतना सपोर्ट ना करे उनको। आम जनता को भी समझ में आ रहा है और सब लोग जागरूक हो रहे हैं। और एकजुटता का तो मैं कहता हूँ एक मंच मिल गया हर एक आम इंसान को, हर लोग उनसे जुड़ना चाहता है। मैं तो कह रहा हूँ यदि जो घर में भी बैठे हैं ना, जैसे हम भी घर में बैठे हैं, हम भी हृदय के साथ उनसे जुड़े हुए हैं। जो कुछ हमसे संभव हो पाएगा हम करेंगे। सब लोग जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं जितनी भीड़ है वही केवल जुड़े हैं, भारत का हर नागरिक उससे जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ संतोष स्वाइन जी, और समाज सेवी के तौर पे कोरोना योद्धा के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी है कई सामाजिक संगठनों के साथ। और लोकसभा प्रत्याशी जो पूर्व में यहाँ दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं, आदित्य कुमार नवीन, उनके साथ भी इन्होंने अपनी जो है बहुत बड़ा योगदान दिया था कोरोना काल में। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जो कोरोना काल है, काल के दौरान इन्होंने सेवा तो की है, अभी भी इनकी सेवा जारी है। और जो जिस तरह से हालात में अब कोरोना के मामलों में अब सुधार होता जा रहा है, कोरोना महामारी का अब धीरे धीरे अंत होता जा रहा है, और दिल्ली जो है, भारत जो है कोरोना पे जीतती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में अभी भी बहुत सारी मुश्किलें लोगों के सामने हैं, हालांकि जिसका समाधान आने वाले समय में हो जाएगा। अभी भी आर्थिक स्थिति लोगों की खराब है, धीरे धीरे जो है उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल अब जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए होमगार्ड 24/7, और पल पल की खबर, हर क्षेत्र, हर विधानसभा की खबर और हर समाज सेवियों की जो योगदान है कोरोना काल में, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।